हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज आपके डाउट्स से। तो सबसे पहले आप मुझे अपने अपने डाउट्स बताएंगे कि किस बच्चे को किस चैप्टर का रिवीजन पहले करना है। जल्दी से कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि हमें कौन सा चैप्टर आपके लिए पहले स्टार्ट करना है। जल्दी बोलिए। हिमांशु चौधरी जी बोल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों जल्दी जल्दी अपने डाउट मैसेज में हमें फॉरवर्ड कीजिए। ओम शर्मा जी कह रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और मैं आपको बता दूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको हमारे चैनल से वीडियो वॉच करनी होगी। अंशुमन लाल जी बहुत बहुत नमस्ते आपके लिए। गरिमा गुप्ता जी का भी डाउट है पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो मैं आप सभी बच्चों को यह बता दूं कि जिन बच्चों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमसे बोला है वो हमारे चैनल को ओपन कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और उस प्लेलिस्ट में आप सभी को हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसके लिए सारी वीडियोस मिल जाएंगी विद क्वेश्चंस। स्ट्रेंजर आर्मी जी कह रहे हैं चैप्टर 5, यानी कि अभी तक सभी का डाउट में है चैप्टर 5 और चैप्टर 7। शिल्पी जी कह रही हैं चैप्टर 7 के लिए। और जल्दी जल्दी बता दीजिए बच्चों कौन कौन से चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं जल्दी। उसी के हिसाब से पहले मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा, तब आगे की कहानी कंटिन्यू होगी। अभी तक जो मोस्ट डाउटेबल चैप्टर है वो है आप सभी के लिए चैप्टर 7। तो चलिए बच्चों बिना देर किए आज हम यहाँ पर चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो चैप्टर 7 का रिवीजन करना चाहते हैं वन शॉट वीडियो के साथ, आप सभी उनको मैसेज कीजिए और मैसेज करके बता दीजिए कि लाइव ज्वाइन करें। चलिए बच्चों, कैफ खान जी अब थोड़ा सा वेट करेंगे, पहले हम आज चैप्टर 7 कराएंगे, उसके बाद में आपको चैप्टर 5 कराया जाएगा। मैसेज डिलीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कैफ खान जी। देखिए इधर, चलिए बच्चों चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं आज। देखिए इधर चैप्टर 7, यानी कि आप सभी को अभी तक सर्किट्स में ही डाउट है। तो सर्किट्स की कहानी बहुत ही प्यार के साथ बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी अपनी अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। बाकी आपके हाथ में ना तो नोट्स होना चाहिए और ना कोई दूसरी चीज, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आज आपको यहाँ पे तैयारी कराऊंगा वो साथ के साथ आप चीजों को सीखोगे और लिख करके साथ के साथ ही याद करनी होंगी। हर चैप्टर का, हर सर्किट का जितने भी आपको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फॉर्मूले हैं वो सब साथ के साथ याद होंगे, ठीक है ना। तो बिना देर किए जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए इधर अभी तक केवल 23 बच्चे कनेक्ट हैं, बाकी अपने फ्रेंड्स को जल्दी से मैसेज भेज दीजिएगा, क्योंकि जो एक बार चीजें हो गई फिर दोबारा मैं यहां पर नहीं कराऊंगा बच्चों। फटाफट से केवल 2 मिनट का टाइम हम आपका लेते हैं। मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए अपने ग्रुप में। चलिए जल्दी जल्दी। बेटा सृष्टि, हम चैप्टर 5-7 कंप्लीट कराने के बाद कराएंगे, इसी चैप्टर को पहले कराएंगे। मैक्सिमम आधे घंटे से 35 मिनट में चैप्टर पूरा हो जाएगा। रितु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मैसेज में बोला है ऑलरेडी शेयर्ड। और कल की जो हमारे साथ में प्रॉब्लम रही उसके लिए हम बहुत बहुत सॉरी कहेंगे, क्योंकि कल हमारे साथ में थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू रही जिसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज के लिए, लेकिन आज हम आपके सामने लाइव हैं। देखिए इधर, तो चलिए बच्चों करते हैं आज यहां पर चैप्टर 7 को स्टार्ट। देखिए चैप्टर 7 आज आपको हम इस तरीके से करा देंगे कि जीवन में कभी कोई डाउट ही नहीं रहेगा। देखिए इधर चैप्टर 7 को स्टार्ट करने से पहले हम यहां आपसे आज बात करेंगे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट की। बेटा ये आज आपके पास में लास्ट चांस है और ये आज आपको पूरी तरीके से हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पॉइंट आपको आज यहां पर क्लियर कर लेना है और साथ के साथ में कॉपी पर लिखते हुए रिवीजन भी कर लेना है। क्योंकि अब आपको करना ये होगा, जो भी चीज मैं यहां पर आपको समझाऊंगा
समझाने के बाद में सारी चीजें यहाँ लिखी हुई छोड़ दी जाएंगी, और ठीक उसके बाद मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। जो भी चीज आपको यहाँ पढ़ाई गई है, समझाई गई है, वो आपको यहाँ देखे बिना कॉपी पे ऐसे लिखनी है जैसे आपको वो याद हो गई हो। अगर आप ऐसे लिख पाए तो आपके सारे डाउट्स के जो कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फिर आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना? देखिए इधर बच्चों, बड़े ध्यान से आपको देखना है। मोनिका SM, ओके। श्री दीक्षित, थैंक यू सर। चलिए बेटा देखिए इधर, सबसे पहले देखो हम बात करेंगे आज करंट की। आप सभी को पता है कि जो करंट होती है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक होती है डायरेक्ट करंट और एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली वो करंट जो टाइम के रेस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में, कहने का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, और वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। उस करंट को बोला जाता है डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। और एक होती है बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट, एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार वेरी करता है। ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार वेरी करता है, और एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसकी पोलैरिटी भी चेंज होती है। ऐसी करंट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है ना, अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ग्राफ के थ्रू समझना चाहें, तो ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से फ्लो करती है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार वेरी करता है, और हर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसकी पोलैरिटी रिवर्स होती है। यहां पर मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ये मैग्नीट्यूड लिया है, सॉरी यहां लिया है टाइम, और यहां पर लिया है मैंने उसका मैग्नीट्यूड। यहां से होती है करंट स्टार्ट। दूसरी बात, ये थी कहानी ऑल्टरनेटिंग करंट की। अब फिर आपको यह भी पता है बच्चों, जब किसी सर्किट के अंदर से हम ये ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं, तो सर्किट के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट की अपनी 4 तरह की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। और वो वैल्यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली होती है इस ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए मीन वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मीन वैल्यू, जिसे हम IM से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसे सिर्फ I से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है रूट मीन स्क्वायर, या जिसका दूसरा नाम होता है इफेक्टिव वैल्यू। उस रूट मीन स्क्वायर या इफेक्टिव वैल्यू को हम IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, करंट की अपनी 4 तरह की वैल्यूज होती है। एक होती है मीन वैल्यू, मीन, या जिसे दूसरा नाम देते हैं एवरेज वैल्यू, उसे हम IM से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जिसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसे IM से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथी बचती है यहां पर पीक वैल्यू। कौन सी वैल्यू बच्चों? पीक वैल्यू, जिसे I0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है मैक्सिमम वैल्यू। अब यदि मैं उसी तरीके से आपसे बात करूं तो ये करंट है, और एक होती है हमारे पास में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। देखिए इधर, अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग EMF की। तो आप सभी जानते हो कि जो ऑल्टरनेटिंग EMF है वो भी एक ऐसा EMF होता है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार वेरी करता है। टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार क्या करता है बच्चों? वेरी। और एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसकी पोलैरिटी भी रिवर्स होती है। तो मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया, यहां पर लिया मैंने लिया है टाइम, और यहां पर लिया है इस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। ये जाएगी पॉजिटिव साइड में और ये वैल्यू है नेगेटिव साइड में। अब जिस तरीके से सर्किट में 4 तरह की करंट एग्जिस्ट करती है, सेम उसी तरीके से सर्किट के अंदर 4 तरह का वोल्टेज होता है। देखिए इधर, अब अगर मैं आपसे वोल्टेज का भी जिक्र करूं तो वोल्टेज भी कितनी तरह का होगा सर्किट के अंदर? 4 टाइप्स का। सबसे पहला होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जिसे हम EM से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी केवल E से रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस को। फिर होता है मैक्सिमम। आपको पता है टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पर EMF की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और इस पॉइंट पर जो वैल्यू होती है तो मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू बोलते हैं, और E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बच्चों सर्किट के अंदर इसकी होती है एक मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, जिसे हम EM से रिप्रेजेंट करते हैं।
और एक होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या जिसका दूसरा नाम होता है इफेक्टिव वैल्यू। अब ये जो रूट मीन स्क्वायर या इफेक्टिव वैल्यू होती है ना बच्चों, उसे हम ERMS से रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना है आपको सारी चीजों को, क्योंकि बच्चों मैं यहां पर इस चीज को क्विक रिवीजन करा रहा हूं। सारी चीजों को ओवरऑल मिक्सअप करते हुए शॉर्ट में ही चैप्टर्स की कहानी खत्म करनी है मुझे। और आपसे एक छोटी सी बात और भी ये कहूंगा, बेटा आज हम फर्स्ट टाइम लाइव हैं। इन केस यदि किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से लाइव क्लास एंड हो जाए तो जब तक हमारे चैप्टर्स का रिवीजन पूरा नहीं होगा हम ट्राई करेंगे दोबारा से कनेक्ट करने के लिए। वैसे कोशिश ये रहेगी कि लाइव क्लास डिस्कनेक्ट ना हो। इन केस यदि हो जाती है तो आप विद इन 5 मिनट्स दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। उस चीज को मैंने आपसे पहले ही बता दिया है। आगे देखते हैं। सौरभ प्रजापति और दीपक, बेटा ये कौन है? सौरभ प्रजापति क्या बोल रहे हैं और दीपक? सर स्क्रीन। गरिमा गुप्ता, इंक्रीज योर वीडियो क्वालिटी। रितु कुशवाहा, यस सर। सर एक मिनट सर, बहुत ब्लर आ रहा है, नॉट एबल टू सी प्रॉपरली। हो गया वीडियो में? एक मिनट बेटा, अपनी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है आप उस ब्राइटनेस को इंक्रीज कीजिए और क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है ना। आपने जो अपनी क्वालिटी उसमें सेलेक्ट कर रखी है उसे 720 पिक्सल्स कर लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा हल्का आज थोड़ा सा मैनेज कीजिए, अपनी जो क्वालिटी है वीडियो क्वालिटी उसे इंक्रीज कर लीजिए। इट्स क्लियर ऑन। रश्मि सिंह बहुत बहुत थैंक यू आपके लिए, आपने सभी को इन्फॉर्म किया कि 720 पर वीडियो क्लियर आ रही है। बेटा सभी अपनी अपनी वीडियो क्वालिटी 720 पिक्सल्स कर लीजिए, वीडियो बिल्कुल आपको क्लियर नजर आएगी। कुणाल हनी सिंह जी, आपको तो बेटा कहीं दूसरी जगह होना चाहिए था, आप तो यहां गलत आ गए। आपको तो कहीं शूट पर होना चाहिए था। तो नया गाना कौन सा आप लेकर के आ रहे हो, जरा हमें भी बता दो। देखिए इधर, चलिए बच्चों, मैंने अभी आपसे एक छोटी सी बात बताई कि किसी भी सर्किट के अंदर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज की अपनी 4 टाइप्स की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। अब आपको यह भी पता है जब सर्किट में ये वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो करंट फ्लो होगा। जब वोल्टेज 4 टाइप की है तो कॉरस्पॉन्डिंगली करंट भी कितने टाइप्स की फ्लो होगी? 4 टाइप्स की। अब आपको याद ये रखना है बच्चों, सर्किट में हम जिस तरीके का वोल्टेज अप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली सेम उसी तरीके की करंट भी फ्लो करती है। यदि आपने सर्किट में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाई किया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सर्किट में करंट फ्लो होगी ना वो भी इंस्टेंटेनियस करंट होगी। अगर आपने सर्किट के अंदर वोल्टेज को मैक्सिमम रखा है तो डेफिनेटली जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो भी हमें मैक्सिमम मिलेगी बच्चों। कौन सी मिलेगी? मैक्सिमम। और यदि आपने सर्किट के अंदर ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू को अप्लाई किया है तो जो वहां करंट फ्लो होगा ना उसकी भी आरएमएस वैल्यू ही आपको मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको एक छोटी सी बात यह भी पता है बच्चों कि मान के चलो आपके पास में कोई भी एक सर्किट है। क्या बच्चों? कोई भी एक सर्किट कोई सा भी हो सकता है। पहले केवल मैं आपसे सिंपल बोल रहा हूं कि हमारे पास में यहां पर ये कोई भी एक सर्किट है, कोई भी एक सर्किट है। इस सर्किट में आपने यहां से वोल्टेज अप्लाई किया तो यहां पर आप पहले सर्किट के अंदर अप्लाई करोगे ईएमएफ, तो कॉरस्पॉन्डिंगली सर्किट के अंदर यहां पर फ्लो करेगी करंट। क्या फ्लो करेगी? करंट। अब आपको पता है सर्किट के अंदर से जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो सर्किट उस करंट के फ्लो को एक रेजिस्टेंस ऑफर कराता है। तो बड़े ध्यान से सुनना है, सुनने वाली बात है। देखिए इधर, यदि हम किसी भी सर्किट के लिए अप्लाइड वोल्टेज में फ्लो होने वाले करंट से डिवाइड कर दें तो सर्किट का हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों? रेजिस्टेंस मिल जाता है। ध्यान से देखना है, आपने ओम्स लॉ से यह पढ़ा था कि यदि किसी भी सर्किट के लिए अप्लाई किए गए ईएमएफ में फ्लो होने वाले करंट से डिवाइड कर दिया जाए तो सर्किट का मिलता है हमें रेजिस्टेंस। क्या मिलता है बच्चों? रेजिस्टेंस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन याद रखना है ये जिस तरीके का आपने ईएमएफ अप्लाई किया है सेम उसी टाइप का करंट भी होना चाहिए।
तो यहां से बातें ये निकल करके आती हैं कि यदि आपने सर्किट में ईएमएफ की वैल्यू ई रखी है तो करंट भी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा होना चाहिए, आई। अब यदि आपने सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू ईएम रखी है तो करंट भी कौन सा होना चाहिए, आई एम। या फिर ये कह दो कि आपने सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो ई नॉट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट भी कौन सा होना चाहिए, आई नॉट। या फिर आपने सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू ई आर एम एस रखी है तो करंट की भी कौन सी रखनी होगी, आई आर एम एस। अब ध्यान से सुन ही लेना, किसी भी सर्किट के लिए यदि आपको कोई भी एक सर्किट है, यदि उस सर्किट के लिए आपको कहीं पर भी इन चारों में से कोई भी एक रेशियो सेटिस्फाई होता हुआ मिल जाए, या तो ई बाई आई आ जाए, ई आर एम एस बाई आई आर एम एस आ जाए, कोई सा भी एक रेशियो मिल जाए, तो वो रेशियो जो होगा ना उस सर्किट के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये ध्यान से सुनने और समझने वाली बात है। अब बात करेंगे आगे सर्किट्स के लिए। देखिए इधर, अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज में तो मैं आगे चलता हूं। फिर अगर किसी को लिखना हो तो 1 मिनट लगाइए और जल्दी से लिख लीजिए। देखा ना बच्चों, वीडियो क्वालिटी प्रॉपर है, आप देख सकते हो। यहां पर भी जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है मेरे सामने सिस्टम में भी, और यहां पर भी वीडियो क्वालिटी बिल्कुल क्लियर है। देखिए बच्चों, इधर ध्यान से आपको सुनना है बच्चों। अब हम बात करेंगे एसी सर्किट्स की, कि एसी सर्किट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उनके लिए फॉर्मूले आते हैं, कितनी करंट फ्लो करती है, कितना उनका रेजिस्टेंस होता है, सारी चीजों को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। देखिए इधर, जब हम एसी सर्किट का जिक्र करते हैं तो बच्चों उन एसी सर्किट्स के अंदर 3 तरह की डिवाइस लगी होती हैं। कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं, बोले तो रजिस्टर्स लगे होंगे। जो एसी सर्किट्स होते हैं ना, अभी से किधर से जाकर से बनाकर, जो सर्किट्स होते हैं ना, एसी सर्किट्स होते हैं, उन एसी सर्किट्स के अंदर 3 तरह की डिवाइस लगी होंगी। या तो लगे होंगे रजिस्टर्स, या लगा होगा उसके अंदर कैपेसिटर जिसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या लगी होती है कॉइल। कॉइल बोले तो जैसे हीटर्स होते हैं जिसे हम इंडक्टर बोलते हैं और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एल से। अब होता यह है, यदि किसी एसी सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं आर सर्किट। क्या बोलते हैं, आर सर्किट। और यदि किसी एसी सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा है तो बोलते हैं सी सर्किट। और यदि किसी एक कैपेसिटर के सर्किट के अंदर केवल एक इंडक्टर लगा है तो उसे बोलते हैं बच्चों हम एल सर्किट। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, जो एसी सर्किट होते हैं वो मोस्टली 3 तरह की डिवाइस के कॉम्बिनेशन से या केवल किसी एक तरह की डिवाइस से बने होते हैं। तो जिनमें से वो 3 तरह की डिवाइस होती है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। अब इन तीनों ही डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं टोटल एसी सर्किट। तो एक तो बनता है आर सर्किट, एक बनता है सी सर्किट और एक बनता है बच्चों एल सर्किट। लेकिन कोई सर्किट ऐसा भी होगा जिसके अंदर ये रजिस्टर और कैपेसिटर एक साथ लगे होंगे सीरीज में, तो उस सर्किट को हम बोलते हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट। एक सर्किट ऐसा भी हो सकता है जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर लगा हो, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों एलसी सर्किट। ये नेम इसका एलसी बोल दिया जाता है, आप चाहो तो सी आगे एल पीछे भी लिख सकते हो, सीएल सर्किट भी बोल सकते हो, लेकिन जो बच्चों को मोस्टली याद होता है वो एलसी सर्किट होता है, तो इसे हमने बोल दिया ये हो गया एलसी सर्किट। लेकिन अब कोई एक डिवाइस ऐसी भी हो सकती थी जिसके अंदर एक ही रजिस्टर और दूसरा ये इंडक्टर लगा हो, तो वो जो सर्किट होगा एसी सर्किट उसे हम बोलते हैं
आर एल सर्किट या एल आर सर्किट, कुछ भी नाम आप दे सकते हो उसे, ये हो जाएगा आर एल सर्किट। अब एक सर्किट बच्चों ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर ये रजिस्टर भी होगा, ये कैपेसिटर भी होगा और ये इंडक्टर भी लगा होगा। तो उस एसी सर्किट को हम बोलते हैं एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट, बड़े ध्यान से आपको सुनना है, उस सर्किट को बोलते हैं एलसीआर सर्किट। तो टोटल सर्किट कितनी तरह के हो गए? 7 टाइप्स के। आपको याद रखना है कि जो टोटल सर्किट्स होते हैं वो होते हैं 7 टाइप्स के, जिसमें से पहला है आर सर्किट, दूसरा है सी सर्किट, तीसरा है एल सर्किट, चौथा हो गया आरसी, पांचवा हो गया एलसी, छठा हो गया कौन सा? आर एल सर्किट, और सातवां हो गया एलसीआर सर्किट। चलिए बच्चों, अब देखिए होता ऐसा है, जो बात बताऊंगा बड़े ध्यान से आपको सुननी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यदि हम किसी भी सर्किट के अंदर अप्लाइड ईएमएफ में फ्लो होने वाले करंट से डिवाइड करें तो रेशियो को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये जो रेशियो है ये 4 तरह से सेटिस्फाई होता है, और वो 4 तरीके क्या हैं वो आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं। तो यदि किसी भी सर्किट के लिए या मान लो मैं पहले आपसे बात कर रहा हूं कि मैंने आर सर्किट का जिक्र किया, तो यदि आर सर्किट के लिए इनमें से कोई सा भी एक रेशियो सेटिस्फाई हो जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा आर सर्किट के रेजिस्टेंस को। अगर मैंने इनमें से कोई सा भी एक रेशियो आर सर्किट के लिए उठा लिया तो आर सर्किट का रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन ये जो चीज है ना, इस चीज को हम इन केस ऑफ, इनमें से यदि कोई भी एक रेशियो आर सर्किट के लिए मिल जाए तो इन केस ऑफ आर सर्किट, आर सर्किट के केस में जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा उसे बच्चों हम सिंपली रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। रेजिस्टेंस ही बोलते हैं तो मतलब यह है कि जो आर सर्किट में ईएमएफ अपॉन करंट का रेशियो होता है उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है, सिंपल। लेकिन यदि मैं यही बात आपसे सी सर्किट के लिए कह दूं, कौन से सर्किट के लिए कह दूं? सी सर्किट के लिए यही बात मैं आपसे कहूं कि सी सर्किट के केस में अगर इनमें से चारों में से कोई भी एक रेशियो हमें सी सर्किट के लिए सेटिस्फाई होता हुआ मिले तो हमें सी सर्किट का रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो सी सर्किट होता है ना, सी सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, सी सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। गरिमा जी आप पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चंस भी होंगे? बिल्कुल होंगे बच्चों। पहले मैं डाउट्स तो बता दूं, पहले आपको जो थ्योरी है वो आधे घंटे में रिवाइज करा दूं, उसके बाद में आपके सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और हालांकि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को ओपन करेंगी, वहां से प्लेलिस्ट ओपन होगी और प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करते हो, उसमें हर चैप्टर के लिए अभी तक जितने भी चैप्टर्स के हमने क्वेश्चन कराए हैं उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी बेटा, ठीक है ना। मार्वल गेमिंग जी ये जो हुई कर रहे हो ना, सुधर जाओ। देखो बात करते हैं बच्चों सी सर्किट की। तो सी सर्किट का हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा जिसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मार्वल गेमिंग जी आज आप सामने क्लास में आना, तब देखेंगे आपके साथ में क्या चीज हुआ, ठीक है ना। पॉइंट टू बी नोटेड आज आपके लिए ये। अब बात करते हैं बच्चों इसी रेशियो को, यदि इनमें से कोई एक रेशियो एल सर्किट के लिए सेटिस्फाई हो जाए। कौन से सर्किट के लिए? एल सर्किट के लिए। तो एल सर्किट के केस में जो ईएमएफ अपॉन करंट का रेशियो है वो एल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है उसे बताएगा। लेकिन एल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है ना उसे बच्चों हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। बड़ी बात ये होगी, अब बाकी के बच्चे जितने भी सीरीज कंबाइंड सर्किट होंगे, ये कहानी तो थी जब सारी डिवाइस अलग अलग यूज हुई सर्किट में। लेकिन अब यदि हम आगे के किसी भी सर्किट का जिक्र करें तो उसमें 2 डिवाइस सीरीज में लगी होंगी या तीनों भी हो सकती हैं। तो बाकी के जितने भी कंबाइंड सर्किट्स बनते हैं, बाकी के जितने भी कंबाइंड सर्किट बनते हैं, कंबाइंड में से वो आरसी भी हो सकता है, एलसी भी हो सकता है, आरएल भी हो सकता है और एलसीआर भी हो सकता है। तो बाकी के जितने भी कंबाइंड सर्किट होंगे ना, जितने भी होंगे कंबाइंड सर्किट्स, उन कंबाइंड सर्किट्स के लिए ईएमएफ
और करंट का जो रेशियो होता है वो उन कंबाइंड सर्किट के रेजिस्टेंस को बताएगा। लेकिन जो कंबाइंड सर्किट का रेजिस्टेंस होता है ना, उसे बोला जाता है बच्चों इंपीडेंस। क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। और इंपीडेंस को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से। अब बड़ी बात यह होगी कि जो रेजिस्टेंस होता है आर सर्किट, जो भी रजिस्टर आर सर्किट के लिए ईएमएफ अपॉन करंट के रेशियो को हमने रेजिस्टेंस बोला, लेकिन रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सी सर्किट जो भी रेजिस्टेंस ऑफर कराता है, सी सर्किट के रेजिस्टेंस को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम बच्चों एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि बात करें एल सर्किट के लिए, तो एल सर्किट के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और इसे हम एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एक्स एल से। मैं आपको यही बता दूं, जो आपका अभी एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसमें डेरिवेशन आपके लिए आना नहीं। तो आपको इसीलिए मैं सारे बेसिक पॉइंट्स, छोटी छोटी बातों को, सारी बातों को एक साथ कंबाइन करके बता रहा हूं। बड़े ध्यान से आपको सुनना है। अब जो भी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई है उसे बिना देखे एक बार कॉपी पर लिख लीजिए फटाफट से, 1 मिनट के अंदर। फटाफट से लिख लीजिए। राग जयंत जी नाच के दिखा रहे हैं हमें, गुड। अच्छा जी, धीरज जी, धीरज श्रीवास्तव जी, सॉरी, ये कह रहे हैं साइड प्लीज। लेकिन धीरज जी आपको याद रखना था, हमने एक वर्ड बोला था, कि आपको जो भी चीजें लिखनी है बिना देखे लिखनी है। तो आपने हमसे साइड प्लीज क्यों कहा? काफी सुंदर मजाक था आपका ये। इसका मतलब ये केवल आप छापने में बिजी हो, फिर तो आपको इस फोटोकॉपी की दुकान खुलवा देनी चाहिए हमें। और बच्चों याद रखना, फिजिक्स का पेपर ऐसा जाना चाहिए, अपना पॉजिटिव माइंड सेट कर लो। सीधी बात बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव माइंड सेट करो और पेपर की तैयारी ऐसे करना, बिल्कुल तन मन धन न्योछावर कर दो तैयारी करने में। जो चीजें आपको पहले थोड़ी थोड़ी आती हैं या बहुत अच्छे से आती हैं, जो चीज पहले सबसे बहुत अच्छे से आती है आपको, पहले उसे पढ़ना। उसके बाद में जो चीज थोड़ा कम आती है उसे पढ़ना। और जो चीज आपको ये लगे वो बहुत टफ है, सीधे चीजों को उठाना और मेरे पास आ जाना, मैं आपको करा के दूंगा। लेकिन एक भी पॉइंट, नॉट अ सिंगल पॉइंट ऐसा हो जो आपने ना पढ़ा हो। याद रखना, आपके साथ दिन रात मेहनत करने के लिए लगा हुआ हूं, कदम आपको बढ़ाना है, समझे। और फिजिक्स के पेपर में ये करके दिखाना है कि आप जितने भी बाकी एग्जाम दो उनमें आपका स्कोर फिजिक्स के बराबर पहुंच ही ना पाए, या तो बराबर रह जाए या उन सभी से कम रह जाए, लेकिन आगे नहीं निकले। दो दिन की मेहनत है, आप चाहो तो आपके साथ पूरी रात लाइव क्लास लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको याद रखना है मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत, समझे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी बोल रहे हैं सर सिस्टम फाड़ देंगे, जय बाबा की। किसी भी चीज के लिए जरूरी होता है बच्चों माइंड सेट पॉजिटिव बनाना, क्योंकि जैसा हमारा माइंड सेट होगा ना वैसे ही फैक्ट्स हमारे साथ में होते हैं, ये सच्चाई है। जैसे ही बच्चों लिख लो तुरंत मैसेज करके बोलो, मैं आगे की चीजें कंटिन्यू करता हूं। ललित सिंह जी कह रहे हैं सर आपका कोचिंग कहाँ है। बेटा आप जरा हमें मैसेज करके ये बताइए कि आपका स्कूल कौन सा है और आप रहते कहां पर हो। ललित सिंह जी आप हमें बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा गौर जी बोल रही है सर डन। आशा गौर जी ये मेरे हिसाब से मुस्कान है। ललित सिंह जी बेटा अपना स्कूल बताएं आप हमें, कौन सा स्कूल है आपका और रहते कहां पर है आप।
हर बच्चे की बेटा पूरी हेल्प की जाएगी, चाहे वो हमारे पास में पढ़ा हो या नहीं। हमारा टारगेट सभी को पढ़ाना और सभी को आगे बढ़ाना है। देखिए बच्चों, आपके साथ में न्यूमेरिकल्स में जो होने वाली प्रॉब्लम है, अब हम उसे फेस कर रहे हैं, मतलब उसके लिए आपसे बात करेंगे। बच्चों को मोस्टली इसमें दिक्कत आती है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें जो फॉर्मूले उन्हें पुट करने होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। देखिए इधर, अब आपको फॉर्मूले किस तरीके से याद करने हैं, और यदि याद ना भी हैं तो कैसे ड्राइव करने हैं, सिर्फ 1 मिनट का खेल होता है। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का खेल होता है। उसके लिए आपको फेजर डायग्राम याद होने चाहिए। हालांकि मैं सारी चीजों को डिटेल में पहले बता चुका हूं, अब केवल आपको मैं छोटी छोटी चीजों को बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। पायल ठाकुर जी बोल रही है सडन, ठीक है बेटा। पायल ठाकुर जी आगे देखिए। देखिए बेटा इधर देखो बच्चों, होता ऐसा है, पहले मैं आपसे बात करता हूं आर सर्किट की। तो यू नो वेल कि कोई भी एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लगा होगा, उस एसी सर्किट को हम बोलते हैं आर सर्किट। क्या बोलते हैं बच्चों? आर सर्किट। अब इस आर सर्किट के अक्रॉस जो हम ईएमएफ अप्लाई करते हैं वो ई है, तो सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो आई होता है। अब जब करंट हम दिखाते हैं तो कभी एरो नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपको पता है करंट की वैल्यू डायरेक्टली, मतलब हर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में वेरी करती है। अब जरा देखिए, आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। जो आर सर्किट होता है ना, आर सर्किट के केस में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बिल्कुल सीधे चलता है। तो इसे मैंने ई आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ईएमएफ अक्रॉस रजिस्टर। आप चाहो तो यहां पर ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आगे आने वाले सर्किट के लिए कंबाइन करना पड़ता है, तो मैंने ई आर बोल दिया। और जो यहां फ्लो होने वाला करंट है वो भी ईएमएफ के लिए ही सेम फेज में चलता है। तो आपको सिर्फ यहां पर याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि इन केस ऑफ आर सर्किट के केस में ईएमएफ और करंट दोनों ही सेम फेज में होते हैं। कैसे फेज में होते हैं? सेम फेज में होते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए आगे की। आपने ये थोड़ी देर पहले पढ़ ही लिया था कि यदि हम ईआरएमएस में आईआरएमएस से डिवाइड कर दें तो सर्किट का रेजिस्टेंस आर मिल जाता है। आपको पता है किसी भी सर्किट के लिए, ना पता हो तो ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी सर्किट के लिए, ललित सिंह जी बोल रहे हैं सर गाजियाबाद से हूं मैं। बेटा गाजियाबाद से तो हो, लेकिन अपना एड्रेस वैसे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, किसी भी सर्किट के लिए है ना, हमें 4 टाइप्स, या सीधी बात बोलते हैं, किसी भी सर्किट के लिए हमें 4 चीजों का पता होना जरूरी होता है। सर्किट के अक्रॉस अप्लाई किए गए ईएमएफ की इक्वेशन का और फ्लो होने वाले करंट की इक्वेशन का। पहले पॉइंट में सर्किट के अंदर जो आप ईएमएफ अप्लाई करते हो उसकी इक्वेशन और फ्लो होने वाले करंट की इक्वेशन फाइंड करनी होती है, लेकिन यहां फाइंड करने का मैटर अब बनता नहीं। तो हम सीधे बताएंगे कि कोई भी सर्किट यदि दे दिया जाए, कई बार क्वेश्चंस में इक्वेशंस पूछ लेते हैं, 4 इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशंस के 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे और कहेगा कि आर सर्किट या एल सर्किट के लिए कौन सी इक्वेशन है वो बता दो। तो करना कुछ भी नहीं है, केवल आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ये चीज याद होनी चाहिए। इसके बेसिस पर आप किसी भी सर्किट की इक्वेशन से लिख सकते हो, वो मैं भी आपको सिखाता हूं। दूसरा, फिर आपको पता होना चाहिए जो आपने ई की और आई की इक्वेशंस लिखी हैं उनका फिर आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना होता है। फेजर डायग्राम जो होता है वो ई और आई का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि ये आपके सामने है। फिर आपको जो भी इक्वेशंस निकल कर आई हैं उनका ग्राफ प्लॉट करना चाहिए, मतलब आना चाहिए, ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में क्या करता है, वो आपको ग्राफ बना करके दे देगा और कहेगा उस ग्राफ के बेसिस पर आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से सर्किट के लिए ई और आई का ग्राफ है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस में पहले बहुत सारे करा चुका हूं, आप उसके लिए तो बच्चों आपको वीडियो वॉच करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस में एक साथ नहीं करा पाऊंगा। हर चैप्टर की वीडियो आपको उसमें मिलेंगी, लेकिन अब जो समझा रहा हूं वो समझ लो सिर्फ। और चौथे पॉइंट में आपको पता होना चाहिए सर्किट के अंदर एवरेज पावर लॉस कितना है, एवरेज पावर लॉस कितना है।
ये वो 4 चीजें हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए। इन 4 चीजों से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। और मोस्टली जो वो पूछता है इक्वेशंस दे करके कि कौन से सर्किट की इक्वेशन है, या सर्किट का नाम दे देगा। कई बार ऐसा होता है इक्वेशन आपको दे देगा, 4 इक्वेशन दे दी और कहेगा इन इक्वेशन के बेसिस पर आइडेंटिफाई करो कि सर्किट कौन सा है और उस सर्किट की एवरेज पावर लॉस कितनी होती है। वो 4 चीजों में से कोई भी एक चीज आपसे पूछ सकता है। तो आपको पहले याद रखना है कि आर सर्किट के केस में ईएमएफ और करंट सेम फेज में फ्लो करते हैं। आर सर्किट के केस में ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में फ्लो करते हैं। फिर आपको यह भी पता है यहां पर ईआरएमएस अपॉन आईआरएमएस के रेशियो को आर बोलते हैं। और यदि मैं आपसे यहां पर ग्राफ की बात करूं तो यहां पर ई का और आई का जो ग्राफ प्लॉट होकर के आता है ना बच्चों, आपको पता है, मैं ग्राफ प्लॉट करने का तरीका भी बता देता हूं, सिर्फ एक बार बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा। देखिए इधर, जल्दी जल्दी देखते रहिए इधर। ये है बेटा ई के लिए, ई की जो अपनी जनरल इक्वेशन होती है ना, वो होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर ई होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ई नॉट होती है पीक या मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा टी होता है यहां पर ये जो आया हुआ ओमेगा टी है वो होता है फेज, वो होता है ओमेगा टी फेज। फेज टाइम का एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें टाइम की वैल्यू पुट करो और उस टाइम पर बॉडी की क्या पोजीशन है वो पोजीशन मिल जाए। इन शॉर्ट आपको समझाता हूं, जो फेज होता है ना उसका काम होता है टाइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल या बॉडी की पोजीशन को बताना, ठीक है ना। अब आप क्योंकि देख रहे हैं दोनों सेम फेज में हैं, दोनों सेम फेज में हैं, तो आई की इक्वेशन आई नॉट साइन, जब फेज दोनों के सेम है तो सेम फेज के लिए तो ओमेगा टी ही आएगा, ठीक है ना बेटा। जब फेज सेम है तो अब इसका मतलब क्या है, जिस टाइम पर ई मैक्सिमम होगा उसी टाइम पर आई भी मैक्सिमम होगा, जिस टाइम पर ई जीरो होगा उसी सेम टाइम पर आई भी कैसा होगा, जीरो। तो सेम टाइम पर सेम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। अब वो वैल्यूज क्या होंगी, बड़े ध्यान से आप देखिए। यदि ई इस तरीके से फ्लो करते हुए जा रहा है, कौन है ये, ईएमएफ, ई का ग्राफ, तो डेफिनेटली जो आई का ग्राफ आएगा ना वो भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से आएगा। अब आप यहां पर देख रहे हो जिस टाइम पर ई जीरो है उसी टाइम पर आई जीरो है, जिस टाइम पर ई मैक्सिमम है उसी टाइम पर आई मैक्सिमम, फिर से दोनों सेम टाइम पर जीरो, फिर से दोनों सेम टाइम पर मैक्सिमम, और फिर से दोनों क्या हुए, जीरो। अब लास्ट ऑप्शन में आपसे पूछता हूं, इस आर सर्किट के लिए एवरेज पावर लॉस कितनी होती है, कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्योंकि पढ़ा आपने भी रखा है, तो फटाफट से बताइए कि आर सर्किट के केस में एवरेज पावर लॉस कितनी होती है। फटाफट आप कमेंट करेंगे। नीतीश चौहान जी बोल रहे हैं इसकी एवरेज पावर लॉस 0 होती है, 2 होती है। नीतीश चौहान 0 होती है। चिराग जयंत ने बोला है ईआरएमएस आईआरएमएस होती है, जल्दी से बताइए। आशा गौर जी आईआरएमएस ईआरएमएस, कैफ खान ईआरएमएस आईआरएमएस, बाकी सब भी हमें बताते रहिए कि इसकी एवरेज पावर लॉस कितनी होती है। आयुष चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं ईआरएमएस आईआरएमएस। स्ट्रेंजर आर्मी बोल रहे हैं 1 होती है। 1 तो किसी सर्किट के लिए एवरेज पावर लॉस होती नहीं भैया, कौन से ख्वाबों की दुनिया में हो राणा जी। ललित सिंह जी, अब मैं आपको बता दूं, जिस जिस बच्चे ने, महक शर्मा ईआरएमएस आईआरएमएस, बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों ने बोला है कि सर्किट के अंदर एवरेज पावर लॉस ईआरएमएस आईआरएमएस होती है वो बिल्कुल ठीक है। कुणाल हनी जी आप भी बिल्कुल ठीक हो, आपका नाम सुनते ही तो गाने गाने का मन करने लगता है बेटा, क्या खूब रखा है किसी ने आपका नाम, कुणाल हनी। देखिए बच्चों, इस सर्किट के लिए जो एवरेज पावर लॉस होती है ना, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, एवरेज पावर लॉस जो होती है वो ईआरएमएस इनटू होती है बच्चों आईआरएमएस। कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम बताएंगे, तभी जाकर के आपकी तैयारी आगे हो पाएगी। याद रखिए कि कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे और कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, तभी आपकी तैयारी आगे बढ़ पाएगी।
क्योंकि चीजें पढ़ आपने भी रखी हैं और पढ़ा हमने भी रखी हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम चीजों को पूछते जाएं, जहां जहां पूछते जाएं आप जवाब देते जाइए, तो आपकी चीजें रिवाइज भी होती जाएंगी, और जो याद नहीं आ रही हो वो आपकी चीजें रिवीजन में भी आ जाएंगी। देखिए इधर ये कहानी थी बच्चों आर सर्किट के लिए। अब हम बात करते हैं आपसे एल सर्किट के लिए, एल सर्किट के लिए। तो बिना देर किए एक बार चीजों को रिवाइज कीजिए माइंड में मेरे शुरू करने से पहले कि चीजें होती कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे होती हैं। फटाफट से मैं चीजों को बताऊं उससे पहले सारी चीजों को रिवाइज करो 1 मिनट में, कि सर ने हमें कभी ऐसे बताया था। शिल्पी जी बोल रही हैं पी की वैल्यू ईआरएमएस आईआरएमएस होती है, करेक्ट पॉइंट है। हनी घर का नाम है, कोई बात नहीं बेटा, आप इतने इमोशन मत होइए हनी जी। चलिए बच्चों बात करते हैं एल सर्किट के लिए। अब अपने कॉपी पेन स्टॉप कर दीजिए, जो आपको रिवाइज करना आप कर चुके हो। देखिए इधर हम फिर कहते हैं, देखिए इधर अब आप सभी को पता है कि कोई भी एक ऐसा एसी सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा हो उसे बोलते हैं एल सर्किट। तो मैंने माना बच्चों कि यह है हमारे पास में एक एल सर्किट, यह है हमारे पास में एक एल सर्किट, और इस एल सर्किट के अक्रॉस जो हमने ईएमएफ अप्लाई किया है वो ईएमएफ हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो इसमें से करंट फ्लो होगा वो आई है। अब मैं आपको बता दूं यहां पर जब आपने ये सर्किट सॉल्व किया होगा, अब से पहले जब कभी पढ़ा होगा, तो इसमें ई की और आई की 2 इक्वेशंस आती हैं निकल करके। तो याद रखेंगे हमें बेटा वो ही इक्वेशन काउंट करनी होती है जिसमें आई अपने नॉर्मल फेज में होता है। इक्वेशन आई की भी 2 आती हैं और ई की भी 2 आती हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे काम की जो इक्वेशन होती है ना, ये वो होती है जिसमें आई अपने नॉर्मल फेज में होता है। कौन से फेज में होता है? नॉर्मल फेज में होता है। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। देखिए इधर, तो जब बच्चों हम बात करते हैं एल सर्किट की, तो एल सर्किट के केस में सुन लेना बच्चों एक ही बार में, एल सर्किट के केस में जो ईएमएफ और करंट है उनके बीच में 2 रिलेशन होते हैं। अब वो रिलेशन क्या है वो बड़े ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहला तो ये कि जो करंट है वो अपने नॉर्मल फेज में चलता है जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वोल्टेज होता है, क्या होता है? वोल्टेज होता है। वो वोल्टेज यहां पर 90 डिग्री आगे चला जाता है। कहां जाता है बच्चों? 90 डिग्री करंट से आगे चलता है ऐसे। तो ये हो जाएगा इसके अक्रॉस वोल्टेज EL। तो इनके बीच में जो ये फेज डिफरेंस होता है वो π/2 का होता है। तो सुनेंगे बड़े ध्यान से और बहुत जल्दी से कि यहां पर पहला क्वेश्चन आपको बनता हुआ नजर आ गया होगा कि एल सर्किट के केस में E और I के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? π/2। पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा पॉइंट, यहां पर आपसे ये पूछेगा कि बड़े ध्यान से सुनना है कि ये जो बच्चों एल सर्किट है, एल सर्किट में E लैग करता है या I लैग करता है? तो आपको याद रखना है जो E है वो आगे चल रहा है कितने एंगल से? π/2 से। या आप ये भी कह सकते हो कि E ने करंट को π/2 एंगल से लैग कर दिया। यहां 2 बातें आती हैं जो पूछी जाती हैं। एक बार कहेगा कि E लैग्स I, E लैग्स I बाय अ फेज डिफरेंस π/2, या फिर I लैग्स E बाय अ फेज डिफरेंस π/2। तो आपको यह बताना है कि E लैग करता है या I लैग करता है। देख करके बताओ, जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्वेश्चन है ये आपके लिए। मैंने आपसे ये पूछा है कि एल सर्किट के केस में, देखो फेजर डायग्राम भी आपके सामने है, सिर्फ बताना ये है कि E लैग करता है I को या I लैग करता है E को। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी।
देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, ई चल रहा है आगे, तो यहां पर ई तो करेगा लीड, ध्यान से सुनना, ई कर गया लीड, लीड का मतलब आगे चला गया, और आई चल रहा है पीछे, पीछे का मतलब हो गया लेग। तो यहां पर दो वर्ड जोड़े जाएंगे, ई के साथ में जोड़ेगा कि ई लीड्स करता है और आई करता है लेग। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर दो क्वेश्चंस आपके सामने बन चुके हैं। अब यदि गलती से आपको इक्वेशन लिखनी पड़ जाए, टॉपिक में कह दे कि एल सर्किट के लिए ये जो एल सर्किट है, एल सर्किट की इक्वेशंस क्या होती है वो लिखो, कोई एक न्यूमेरिकल आपको ऐसा करना पड़ जाए जिसमें आपको ये इक्वेशंस लिखनी पड़े, तो आप एक छोटी सी बात बताइए, आई कौन से फेज में है? नॉर्मल फेज में। तो आई की नॉर्मल फेज में जो इक्वेशन होती है ना, वो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। ये होती है नॉर्मल फेज की इक्वेशन, और नॉर्मल फेज हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। दूसरी बात करते हैं एल की। अब यदि ये एल यहां ना होकर आई की ही डायरेक्शन में होता, आई की ही डायरेक्शन में होता, तो डेफिनेटली इसकी इक्वेशन भी ई नॉट साइन ओमेगा टी बन जाती, ई नॉट साइन ओमेगा टी बन जाती। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है जो ई है वो नॉर्मल फेज में नहीं है, वो नॉर्मल फेज से भी जा रहा है आगे। जब आगे जा रहा है तो जो नॉर्मल वाला फेज है उस नॉर्मल वाले फेज में करेंगे प्लस का साइन ऐड, और कितना आगे गया वो π/2। तो ये हो गई जी ई की और आई की इक्वेशन, ई की और आई की इक्वेशन। बात करेंगे इसके फेजर डायग्राम की। किसके बच्चों? फेजर डायग्राम की। अब आपको होता क्या, कई बार है ना, चार ग्राफ बना करके दे देगा डिफरेंट शेप के, और कहेगा कि ये कौन से सर्किट का ग्राफ है। तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को याद रखते हुए वो ग्राफ आइडेंटिफाई करना होगा। अब ग्राफ को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है वो हम आपको बता देते हैं। तो आप सभी जानते हो, ध्यान से सुनिएगा कैसे आइडिया लगाया जाता है। आपको पता है कि जो आई है वो नॉर्मल फेज में है। कितना है बच्चों? नॉर्मल फेज में। तो नॉर्मल फेज में आई का जो ग्राफ होगा वो तो ये हो गया, ये ग्राफ है आई का। आपको पता है टोटल टाइम जो होता है यहां पर टी होता है, ये आधा t/2 होता है। ये होता है कितना बच्चों? t/4। ये होता है कितना? 3t/4। देखो इधर, अब आपको सिर्फ करना इतना होता है, आई का ग्राफ पता है, आप सीधे सीधे जो ई की इक्वेशन है ना उसमें स्मॉल टी की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। बस आपको याद ये रखना है कि जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो ग्राफ के लिए इक्वेशन में पहली वैल्यू टी की 0 पुट करो, क्योंकि यहां पर ग्राफ के लिए केवल दो ही वैल्यूज मिलती है, या तो मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम, ये ही दो वैल्यूज मिलती हैं। जब आप इसमें टी की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ओमेगा टी बच जाएगा। ओमेगा टी को खत्म होते ही साइन π/2, साइन π/2 1 होता है तो ई होगा ई नॉट, और वो तो पॉजिटिव में। इसको 0 करते ही ये पार्ट खत्म, बचा साइन π/2, साइन π/2 1 हो गया, तो ई किसके बराबर? ई नॉट। लेकिन कौन से साइन के साथ है? पॉजिटिव। तो टाइम 0 पर ये ई नॉट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यहां पर मैक्सिमम होगा। अब आपको पहली वैल्यू मैक्सिमम मिली है तो बाकी सारी वैल्यू ऑल्टरनेट वे में चलेंगी। तो नेक्स्ट टाइम स्लॉट पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, फिर नेक्स्ट स्लॉट पर मैक्सिमम होगी नेगेटिव साइड, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव साइड, फिर 0। ये ग्राफ हो जाएगा ई का। अब देखो क्वेश्चन आता कैसे बेटा, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। क्वेश्चन यहां पर आता ऐसे है कि ये ग्राफ, ना आपको कुछ इक्वेशन पता होगी, ना आपको ये चीजें, कोई डेटा नहीं होगा, ऐसे ऐसे कुछ एक दूसरे से रिलेट करने वाले चार ग्राफ आपको बना करके देगा। चार ऑप्शन होंगे, एक ये हो गया, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। इस तरीके से चार ग्राफ आपको दिए जाएंगे, और ग्राफ में से कहेगा कि ग्राफ के बेसिस पर बताइए कौन से सर्किट का ग्राफ है। तो आपको ठीक आइडिया लगा लेना है। पहले देखना है क्या, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तरीका सीख लेना, तरीका सीख लेना। सिर्फ सामने देखो, पहले आपको देखना है यहां क्या लिखा है, आई। आई का ग्राफ बिल्कुल नॉर्मल फेज में चल रहा है। आई का ग्राफ चल रहा है कौन से फेज में? बिल्कुल नॉर्मल। इक्वेशन ये लिख दे हुए तुरंत। फिर आपको देखना है कि ई का ग्राफ टाइम 0 पर पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम है। पॉजिटिव साइड में कैसा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए प्लस साइन आएगा, और टाइम 0 पर π/2 लगा दोगे, और लगाते हैं हमारा आंसर मिल जाएगा कौन सा? ये इक्वेशन बनते ही तुरंत आपको याद आएगा कि ये कहानी तो भैया रे
इस फेजर डायग्राम के बेसिस पर होती तो सर्किट कौन सा हो गया? एल सर्किट। ठीक है ना? यशराज जी कह रहे हैं हेलो बेटा, क्या हो गया? जतिन प्रजापति जी कह रहे हैं हेलो। गरिमा गुप्ता, वरुण भैया ओपी, और विजेंद्र राठौर भैया जी टीपी लो। बेटा जल्दी से अब आप मुझे बताएंगे एल सर्किट के लिए एवरेज पावर लॉस। मेरा एक आपसे छोटा सा और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि एवरेज पावर लॉस एल सर्किट के लिए कितनी होती है? एवरेज पावर लॉस एल सर्किट के लिए कितनी होती है? फटाफट करिए कमेंट जल्दी से। पायल बेटा जी आप बताइए। पायल जी बताएंगी। यशराज जी 0 बोल रहे हैं, कॉल्ड एडिट 0 बोल रहे हैं, यशराज 000। यशराज जी हमने आपकी बात सुन ली है। आशा गौर जी, रानी मुस्कान जी आपकी भी 0, यशराज जी 0, महरीश 0, द बिगनर 0, दक्षित सिंह जी भी 0 बोल रहे हैं, महक शर्मा 0 होती है, सुपर गेमिंग बोल 0 बोल रहे हैं, चिराग जैन जी 0 बोल रहे हैं। बेटा बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, जिसने भी 0 बोला है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम। ये आपका हो गया, ये थी एल सर्किट की कहानी। और दूसरी बात, और बड़ी प्यारी सी बात हम बतानी भूल गए, लेकिन उस बात को बताए बिना हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। देखिए इधर, आपको पता है कि किसी भी सर्किट के लिए एक बहुत ही प्यारी सी बात बताएंगे जो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा यूज होती है। देखो होता है ऐसा बच्चों इस सर्किट के लिए बड़े ध्यान से सुनना, यदि वोल्टेज की ई नॉट वैल्यू हमें मिल जाए और करंट की भी वैल्यू कौन सी मिल जाए? मैक्सिमम, तो सेम टाइप के वोल्टेज में सेम टाइप के करंट से डिवाइड करने पर हमें सर्किट का रेजिस्टेंस मिलेगा। अब ये जो एल सर्किट है ना, एल सर्किट का रेजिस्टेंस मिलेगा भैया रे। यदि एल सर्किट के लिए ई नॉट में आई नॉट से डिवाइड कर दे तो हमें एल सर्किट का रेजिस्टेंस मिलेगा। और एल सर्किट के रेजिस्टेंस को हम एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एल से। ये होता है एक्स एल, यहां पर टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एल सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एल सर्किट, जिसे एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इक्वल्स टू होता है आई आर, ओम्स लॉ से। V इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां सर्किट के लिए अप्लाई करूं तो बच्चों आपको लिखना होगा, V को लिखेंगे क्या? V वोल्टेज होता है, लेकिन यहां वोल्टेज को हम ईएमएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E से। तो E जो होगा ना, E इंडक्टर के लिए मैंने L लगा दिया सफिक्स में, ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर EL। करंट तो सेम रहता है I, और जो रजिस्टर होता है, जो एल सर्किट के लिए बात करेंगे तो एल सर्किट का रेजिस्टेंस एक्स एल होता है। कितना होता है? एक्स एल। तो ई एल का एक फॉर्मूला बनेगा यहां से, आई एक्स एल। याद रखना है छोटे छोटे पॉइंट्स को। ये ई एल होता है आई एक्स एल। क्या होता है? आई एक्स एल। और यदि मैं आपको बताना चाहूं, या सीधी बात बोलते हैं, जो एक्स एल होता है ना, अगर किसी फॉर्मूले में आपको एक्स एल निकालना पड़ जाए तो एक्स एल का फॉर्मूला होता है बच्चों ओमेगा एल। ओमेगा एल। अब ओमेगा जो होता है ना, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 पाई न्यू और इंटू में एल। तो ये है बच्चों एक्स एल को निकालने के लिए ट्रिक। एक्स एल होता है ओमेगा एल, यानी रेजिस्टेंस यदि निकालना हो तो ओमेगा इंटू एल। एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस। अगर एल सर्किट का वोल्टेज आपको कभी फाइंड करना पड़े ई एल, तो वो आई एक्स एल होता है, और ये तो आप जानते ही हो। एक्स एल को निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, ई नॉट बाई आई नॉट से निकाल सकते हो, या एक्स एल को ओमेगा एल से भी, या 2 पाई न्यू एल से भी निकाला जा सकता है। फटाफट से चीजों को नोट कीजिए, फटाफट।
कैफ खान कर लिया। यशराज जी कह रहे हैं हाँ सुपर चैट लगा दो, अभी एक्टिवेट करते हैं, दिक्कत ना लो। कुणाल हनी जी 0। यार कुणाल हनी जी आप तो कमेंट भी बिल्कुल ऐसे कर रहे हो जैसे बिल्कुल आप एक राइम में बिल्कुल सॉन्ग सुना रहे हो। वरुण चौधरी भैया जी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम भैया आपके लिए भी, जीते रहो बने रहो सदा सुहागन रहो। स्वाति सिंह जी बोल रही हैं डन सर। स्वाति सिंह जी आप बता रहे हो डरा रहे हो हमें?